हेलो फ्रेंड्स, कॉमन नेम सिस्टम कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज मैं लेके आया हूं डेराइव्ड नेम सिस्टम, व्युत्पन्न नाम पद्धति। इसमें हम बात करेंगे डेराइव्ड नेम सिस्टम। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूंगा जो टॉप 5 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट वीडियो में, टॉप 5 क्वेश्चन थे, उनका भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डेराइव्ड नेम सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार इससे। थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके सॉल्यूशन भी मैं साथ में दूंगा। इसका जो टॉप 5 क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन भी दूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डेराइव्ड नेम सिस्टम, व्युत्पन्न नाम पद्धति। मेरे पास डेराइव्ड नेम सिस्टम कैसे किया जाता है उसका भी एक पैटर्न है। जैसे कॉमन नेम सिस्टम का एक पैटर्न था, उसी तरह से डेराइव्ड नेम सिस्टम का भी एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि सारे कॉमन नेम और सारे डेराइव्ड नेम इनसे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम कुछ नाम तो बहुत ज्यादा फेमस है, उनका तो कोई नॉमेनक्लेचर सिस्टम है ही नहीं। वो कॉमन नेम सिस्टम्स, उनको तो एज इट इज हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा, लेकिन बाकियों के लिए काफी कंपाउंड्स के लिए हमारे पास सिस्टम है और सिस्टम से ही हमें उनका नॉमेनक्लेचर करना होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं डेराइव्ड नेम सिस्टम। मेरे पास इसका नेमिंग करने के लिए मुझे होमोलोगस सीरीज की तरफ जाना पड़ेगा। होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है भाई? सजातीय श्रेणी जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर, उसमें कुछ 2-3 बातें हैं सजातीय श्रेणी। जैसे ये श्रेणी ऐसी होती है जिसमें इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उन सबके रासायनिक गुण सेम होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग, माफ कीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण जो होते हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो डिफरेंस रहेगी, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस कैसे रहेगी? मेरे पास एक एल्केन है, एल्केन में कुछ भी हो सकता है। ये सजातीय श्रेणी का एक कंपाउंड, सजातीय श्रेणी का ग्रुप कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें क्या होता है, एल्केन जो है इसके अंदर, जैसे मेरे पास सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है? मेथेन। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है एल्केन का? मेथेन। तो ये फर्स्ट सजात हो गया, मतलब फर्स्ट होमोलोगस हो गया एल्केन सीरीज का। ओके, तो ये मेरे पास जो है मेथेन फर्स्ट सजात है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करूं, अगला सजात कौन सा होगा, अगला होमोलोगस कौन सा होगा? वो होगा एथेन। फिर अगला प्रोपेन। इस तरह से इनके सजात हुआ करते हैं। इसी प्रकार एल्कीन का होगा, एल्काइन का होगा, एल्कोहल का होगा, सभी का होगा, ऐसा है ना। तो मेरे पास मेथेन है और एक तो मैंने बताया आपको इसका ये जो सीरीज होगी, इस सीरीज में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। जैसे एल्केन, मेथेन की बात करता हूं। मेथेन क्या होता है? C1 से C4, मतलब कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट गैस होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद लिक्विड में आते हैं और उसके बाद में लास्ट में सॉलिड में। C17 C16 तक तो लिक्विड में आते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो सारे सॉलिड में आया करते हैं। तो देखो यहाँ पे एल्केन सीरीज में जैसे मैं ब्यूटेन तक जाऊं तो गैसेस फॉर्म में रहेंगे, और जैसे आगे पेंटेन से आगे जाऊं, पेंटेन से जाऊंगा तो फिर आगे क्या हो जाएगा? लिक्विड में आने लग जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है सजातों में या होमोलोगस में, क्या हो रहा है? गैसेस से द्रव में जा रहे हैं, मतलब इनकी भौतिक अवस्थाएं जो हो रही है वो चेंज हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं फिजिकल स्टेट जो होती है उसकी अलग अलग होती है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो सारे एल्केन की ऑलमोस्ट रिएक्शन सेम आएगी। ओके, तो मेरे पास ये फर्स्ट सजात है मेथेन। तो इसका नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें फर्स्ट सजात का ध्यान रखना है। जो फर्स्ट सजात होगा उसके रिगार्डिंग उसका नाम कर देंगे, या फिर कोई फेमस कंपाउंड है उसके नाम के हिसाब से हम उसका नॉमेनक्लेचर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड है ना, ये एसिटाइलडिहाइड जो फेमस है उनके हिसाब से हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो मेजरली आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सजात होता है, फर्स्ट होमोलोगस होता है, उसके रिगार्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये जैसे एल्केन का फर्स्ट सजात हो गया तो मेथेन। तो हमारे पास जो भी कंपाउंड आएगा एल्केन का, उसमें जो सफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे मेथेन। और दूसरा आ रहा है मेरे पास एल्कीन, तो एल्कीन में हम सफिक्स क्या लगाएंगे? एथाइलिन। अगर कई भी कंपाउंड में अगर ये आता है तो उस कंडीशन में मुझे एथाइलिन सफिक्स लगाना है। और यहां पर एक जनरल फॉर्मूला होता है, होमोलोगस सीरीज में हम देखें तो एक जनरल फॉर्मूला होता है सभी कंपाउंड्स का, सभी ग्रुप्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मेरे पास CnH2n+2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इसी प्रकार एल्कीन की बात करूं तो मेरा CnH2n एक जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का। और एल्काइन की बात करता हूं तो CnH2n-2 एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो कंपाउंड्स होते, ग्रुप है सजातीय श्रेणी के, जो एक जनरल फॉर्मूला होगा। दूसरी बात ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। तीसरी बात क्या होती है? 2 कंटिन्यूस जो होमोलोगस होते हैं, 2 कंटिन्यूस लगातार जो सजात होते हैं, इन सजातों के बीच में डिफरेंस होता है एक CH2 का। जैसे मेरे पास मैं बात करूं, मेरे पास मेथेन है और मेथेन से मुझे अगला सजात कौन सा आ रहा है? मेरे पास मेथेन से अगला सजात आ रहा है मेरे पास एथेन आ रहा है, C2H6। तो अगर C2H6 तक जाना है तो मुझे CH4 में एक CH2 ऐड करना रहेगा, CH4 में एक CH2 ऐड करना रहेगा। देखो ये रहा CH4 मेथेन है, मेथेन में अगर मैं एक CH2 ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है? एथेन बन जाता है। तो ये एथेन बन जाएगा मेरे पास। तो ये CH2 मुझे ऐड करना रहेगा CH4 मेथेन के अंदर। तो एक एक
जो ग्रुप है, जो भी नेक्स्ट सजात की तरफ जाना है मुझे, तो मुझे एक CH2 ग्रुप उसमें ऐड करना रहेगा, है ना। जैसे मेथेन से एथेन, अब एथेन से प्रोपेन जाना है तो प्रोपेन के लिए भी मुझे एक CH2 उसमें ऐड करना रहेगा। तो मतलब कि लगातार सजात के बीच में एक CH2 का डिफरेंस रहता है, प्लस इनके अंदर एक जनरल फॉर्मूला होता है, बता दिया मैंने जनरल फॉर्मूला। अब इसमें इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो अनदेखा हो, कुछ अलग हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा आप देखते रहिए, हर वीडियो में आपको ये मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, कुछ अनदेखा मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके अलावा मेरे पास आगे कुछ बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूं। जैसे मेरे पास एथाइलिन हो गया, इसके एल्काइन का हो गया, एसिटाइलिन हो गया, एल्कोहल का हो जाता है मेरे पास सफिक्स कार्बोनिल हो जाएगा, सॉरी कार्बिनोल हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा मेरे पास एसिटाल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा एसिटिक एसिड, एंड कीटोन का हो जाएगा मेरे पास एसीटोन। अब मैं एक बात करना चाहता हूं जनरली, जैसे मेरे पास इस फॉर्मूले से मैं स्ट्रक्चर निकाल देता हूं किसी का भी, जैसे मेरे कोई भी एल्केन है उसका स्ट्रक्चर निकालना है, कितने कार्बन होंगे, कितना हाइड्रोजन होंगे, कार्बन के हिसाब से कितने हाइड्रोजन आएंगे उसके अंदर, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन ऐसे दे देता है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सफिक्स आपको याद रखने हैं, इन सफिक्स के बेस पे ही नॉमेनक्लेचर होगा, इस डेरिवेटिव नेम सिस्टम का नॉमेनक्लेचर इन्हीं सफिक्स के बेस पे होता है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, इसका एसीटोन हो जाएगा, मतलब जहां भी आएगा लास्ट में सफिक्स एसीटोन लगेगा, इस तरह से ये सफिक्स लग जाया करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए मेरे पास, जैसे मैं इसकी बात करता हूं एल्केन की, तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं अगर कार्बन का मास दे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कार्बन का परसेंटेज दे रखा हो, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, और मुझे वो मॉलिक्यूलर वेट दे देता है, मॉलिक्यूलर वेट दे देता है, कितना दिया उसने, मतलब 84 दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया उसने 84। अब मुझे पूछ रहा है कि कंपाउंड कौन सा होगा, वो मुझे पूछ रहा है कंपाउंड कौन सा होगा। तो देखिए थोड़ा सा इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा उल्टा चलना रहेगा। क्या करना रहेगा, कार्बन का मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं हम, ये 12 मॉलिक्यूलर वेट लिख लिया इसका 12, और मेरे पास 12N, ये N आ गया, और ये कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, यानी आणविक द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं इसे, 12 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन मेरे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2N और प्लस 2, तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा 12N प्लस 2N इज इक्वल टू 14N प्लस 2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आया, मुझे एल्केन का मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि एल्केन का आणविक द्रव्यमान मुझे निकालना है, तो मेरे पास इस फॉर्मूले से मैं निकाल लूंगा कि कौन सा एल्केन, कोई भी एल्केन हो, बस मैं नंबर ऑफ कार्बन मुझे पता हो कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो मैं उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं, है ना, आणविक द्रव्यमान या परमाणु भार कह दीजिए उसे। तो इस तरह से मैं इसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले बेस पे। अब मेरे पास क्या आएगा, जैसे मेरे पास इसका निकालू मैं एल्कीन का, तो वही कार्बन 12 N प्लस 2N इज इक्वल टू 14N, ये आ गया। और दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे एल्काइन का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 14N माइनस 2, एक ये एल्केन का, ये एल्कीन का, और ये एल्काइन का, ये तीनों फॉर्मूले जो हैं, इससे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक द्रव्यमान, आणविक भार निकाल सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो भी है वो हम इसका इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे पास 84 है, अब 84 इनमें से किसमें 84 आ सकता है, एन का मान मैं कितना रखूं कि 84 आ सकता है। तो जैसे मेरे पास इसकी बात करूं तो 14 की टेबल में डायरेक्टली 84 आ रहा है ना, 14 टेबल डायरेक्टली 84 आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस 2 करने से तो होगा नहीं, माइनस 2 करने से होगा नहीं, मतलब यही होगा 14N, है ना। तो जैसा अगर ऐसे भी नहीं होता है तो ऐसा कर सकते हैं आप, 14N इज इक्वल टू 84, N इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 14, तो आ जाएगा मेरे पास 6, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड, और मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये 14N, मतलब कि ये 14N आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया, कंप्लीट पूरा भाग चला गया, और ये 14N आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये 14N जो आ जाएगा, अब इससे पता चल गया हमारे को कि ये जो कंपाउंड है मेरे पास, ये जो कंपाउंड है वो किसका है, एल्कीन सीरीज का है, एल्कीन सीरीज का है ना। इससे हम कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज से मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का है, इस फॉर्मूले से, है ना। तो इस तरह से हम इसका पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्मूले हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, बस कार्बन के जो मॉलिक्यूलर वेट है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वेट, इसको प्लस कर दिया, इससे मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। ओके, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान
रखना होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ चल लेता हूं। एग्जांपल करने हैं मुझे इसके थोड़े से, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा डेराइव्ड नेम सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास CS3 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 और CS3 कॉमन नेम है इसका नियोपेंटेन। अब इसका डेराइव्ड नेम पूछा, डेराइव्ड नेम पूछा जाए तो क्या बताएंगे, मेरे पास ये एल्केन सीरीज का है। देखो कहीं भी एल्किन एल्केन कुछ भी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है इसमें से, तो एल्केन सीरीज का है, तो मुझे सफिक्स लगाना है मेथेन। मेथेन मतलब ये एक कार्बन मेथेन सफिक्स लगेगा। तो अब मेरे पास ये एक ही कार्बन बचा देखो, और बाकी आगे साइड 1 2 3 4 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे, टेट्रामेथिल मेथेन, पीछे सफिक्स मेथेन लगाना और टेट्रामेथिल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मैं आगे बात करूं, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, एथिल एथाइलिन, है ना। सफिक्स से एथाइलिन लग जाएगा। ये रहा मेरे पास ये ग्रुप है, तो एथिल एथाइलिन। इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर हो जाते हैं। अब दूसरा बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलिन का भी हम इसी तरह से नॉमेनक्लेचर, पीछे जो सफिक्स लगेगा वो एसिटाइलिन लग जाएगा। बाकी नॉमेनक्लेचर ऐसे ही होगा, कोई भी कंपाउंड हो, है ना। जैसे मेरे पास ये रहा, इस तरह का ग्रुप आ जाता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फेनिल एसिटाइलिन, फेनिल एसिटाइलिन। इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, फेनिल एसिटाइलिन। इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हुआ करता है। तो मतलब इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा कि फर्स्ट अजात कौन सा है, और उसका नाम जो है वो सफिक्स के रूप में हमें ऐड करना है। बाकी एज इट इज जो हम कॉमन नेम सिस्टम में करते हैं, एथिल प्रोपिल मेथिल जो है वो तो हमें यूज करना ही है, उसके रिगार्डिंग हमें नॉमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, RBSC CBSE नीट स्कूल लेक्चर एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, सभी में मतलब जहां जहां केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरे पास एल्कोहल की बात करता हूं, एक फेमस कंपाउंड है मेरे पास, ये वाला कंपाउंड, इसको टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं। हम इसको टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कहेंगे कॉमन नेम सिस्टम में। लेकिन अगर मैं इसी का डेराइव्ड नेम सिस्टम पूछूं, व्युत्पन्न नाम पद्धति में इसका नाम क्या होगा, तो देखिए मुझे सबसे पहले क्या देखना है, ये ग्रुप देखना है, ओके। या मुझे सब ग्रुप में से देखना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप इसमें मैच कर रहा है। तो मेरे पास देखो OH ग्रुप आ रहा है, तो OH तो एक में ही है, यानी कार्बिन और अल्कोहल में है। तो मेरे पास ये ग्रुप देखिए, ये एज इट इज निकल गया, मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो मेरा कार्बिनॉल हो जाएगा, है ना, अल्कोहल वाला पार्ट हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए जो होंगे वो सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, मतलब कि प्रतिस्थापी होंगे जुड़े हुए। तो उन प्रतिस्थापियों का नाम हमें लिखना है, सब्स्टिट्यूट का हमें नाम लिखना है। तो देखो 1 2 3, तो इसमें भी क्या होगा, ट्राईमेथिल, ये ट्राईमेथिल हो गया। और ये वाला ग्रुप मेरे पास जो है वो क्या कहलाता है, कार्बिनॉल, तो ट्राईमेथिल कार्बिनॉल, है ना। इसी तरह से एल्डिहाइड का हो जाएगा, जैसे मेरे पास एक फेमस कंपाउंड है, ये हो गया, इसका एक कॉमन नेम है क्लोरल, क्लोरल, ये फेमस कंपाउंड है क्लोरल। अब इसका मुझे अगर डेराइव्ड नेम सिस्टम पूछा जाए, फेमस कंपाउंड से ही क्वेश्चन आता है, तो एक क्लोरल कॉमन नेम सिस्टम में, माफ कीजिएगा, क्लोरल जो होता है वही कॉमन नेम है इसका, बहुत फेमस नेम है इसका ये। लेकिन अगर इससे व्युत्पन्न नाम पद्धति में इसका नाम पूछा तो क्या नाम होगा इसका, तो इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो। अब देखो ये 1 2 3, पहले ग्रुप पहचानो, सबसे पहले हमें काम करना है ग्रुप आइडेंटिफाई करना, इनमें से कौन सा ग्रुप है। देखो C डबल बॉन्ड H आ रहा है, C डबल बॉन्ड H आ रहा है, और C आ रहा है, ये C आ रहा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी की जगह Cl लग गया, बाकी एज इट इज ग्रुप तो वही है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को हम सेपरेट कर देते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब एसिड एल्डिहाइड लेना है हमें, क्योंकि इसका मैंने क्या बताया था आपको, एसिड एल्डिहाइड बताया था सफिक्स के रूप में, है ना, इसका एसिड एल्डिहाइड लगेगा। तो मेरे पास इससे जुड़े हुए कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड हो जाएगा, है ना, इसका नाम। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटेल। इसी प्रकार पूछे वाइनिल अल्कोहल, है ना, वाइनिल अल्कोहल क्या होगा,
कई बार ऐसे पूछ लेता है वो क्वेश्चन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH है ना। माफ कीजिएगा 1 मिनट। वाइनिल कार्बिनॉल, नॉट वाइनिल अल्कोहल। वो पूछता है मुझे वाइनिल जैसे एलाइल की बात कर लेता हूं मैं। मेरे पास में CH और ये अगर मेरे पास कंपाउंड है जैसे, है ना, इस तरह से नॉमेनक्लेचर। तो अगर मैं इसका अगर करता हूं नॉमेनक्लेचर, तो मेरे पास देखो ये मेरा ग्रुप हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया, कार्बिनॉल वाला पार्ट हो गया, है ना, ये कार्बिनॉल वाला पार्ट हो गया। और ये मेरे पास बचा हुआ पार्ट क्या है, एलाइल। तो ये मेरे पास हो गया एलाइल कार्बिनॉल, है ना। इस तरह से इनके नाम हुआ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और मेरे पास कंपाउंड आता है, जैसे मैं बात करूं, एक फेमस कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। बहुत फेमस कंपाउंड है ये। इस कंपाउंड का नाम, अब देखिए, सबसे पहले मुझे ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मुझे ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप कौन सा है। मेरे पास ग्रुप ये रहा, CH2COOH, ये रहा मेरे पास ग्रुप। ये ग्रुप हो गया। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, मुझे उसका नाम लिखना है। जैसे देखो, मैं इसके बचे हुए पार्ट का नाम लिखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। यहां से मेरे पास ये ग्रुप है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, है ना। ये जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप, उससे आगे जो पार्ट आएगा, जैसे अपन अल्फा बीटा का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इनमें से कोई भी आ गया, तो उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा होगा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा। तो बीटा ब्यूटाइलिन, बीटा, ये बीटा पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, बीटा ब्यूटाइलिन। और इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड, बीटा ब्यूटाइलिन एसिटिक एसिड। ब्यूटा ब्यूटाइलिन एसिटिक एसिड का नाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका नाम हम डायरेक्ट दे नहीं सकते हैं, है ना। ब्यूटाइलिन हम नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ब्यूटाइलिन में अगर लिखेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में बतानी पड़ेगी। डबल बॉन्ड तो यहाँ भी हो सकता है ना, डबल बॉन्ड मेरा यहां से यहां भी हो सकता है। तो मैं उसको अगर केवल ब्यूटाइलिन बोलता हूं तो ब्यूटाइलिन नहीं होगा, ब्यूटाइलिन नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटाइलिन अगर बोलूंगा तो फिर वो उसका डबल बॉन्ड की पोजीशन मुझे पता नहीं चलेगी। जैसे वो यहां भी हो सकता है, यहां भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से, जैसे अगर ये केवल यही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, इधर से भी यही है, इधर से भी यही है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा जो नॉमेनक्लेचर है वो हमें यूज करना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा जो टर्म्स है वो यूज करने पड़ेंगे। ओके, एसिटिक एसिड का हो गया। इस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। बहुत सिंपल है, इजी। हम क्वेश्चंस की बात भी करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे, है ना, उन क्वेश्चनों की भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मेरे पास एसीटोन की एक लास्ट कंपाउंड, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल इसका भी कर देते हैं। मेरे पास ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड है ना, इस तरह से। तो मेरे पास देखिए ये वाला मेरा ग्रुप हो गया एसीटोन वाला, ये मेरे पास फेनिल, तो ये फेनिल एसीटोन, फेनिल एसीटोन। इस तरह से इन ग्रुप के नाम हो जाते हैं। नॉमेनक्लेचर हम इसका इस तरह से करते हैं, है ना। एक प्रोपार्जिल वाला पार्ट भी आता है कई बार, उसका भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। बाकी एज इट इज नॉमेनक्लेचर का पैटर्न यही रहेगा। नॉमेनक्लेचर का जो पैटर्न है
वो चेंज नहीं होगा, वो यही पैटर्न रहेगा। इसी पैटर्न से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ फेमस नाम है, जैसे वो एसिड जो आते हैं, कई एसिड्स है, जैसे मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, इनके कोई पैटर्न नहीं है नॉमेनक्लेचर के, या इनके नॉमेनक्लेचर से हम टार्टरिक एसिड निकाल लें किसी नॉमेनक्लेचर, ऐसा कुछ नहीं, उनको तो हमें रिमेंबर रखना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम है जिन्हें हमें इन सिस्टम के थ्रू करने होते हैं, इन सिस्टम के थ्रू ही वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कई बार उनको ये सिस्टम अगर हमें पता होता है तो हम काफी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में सही करते हैं। ओके, तो इस तरह से खत्म होता है मेरे पास ये वाला पार्ट, नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट। इसमें एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। अब पैटर्न अगर पता चल गया, उसके बाद हम कुछ भी इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक और कंपाउंड लेता हूं मैं थोड़ा सा, जैसे इस तरह के कंपाउंड भी आए थे। कई बार स्ट्रक्चर देखने में बहुत भारी लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत भारी है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ग्रुप को पकड़ लो, ये रहा मेरा ग्रुप, ये क्या है मेरा कार्बिनॉल, ये कार्बिनॉल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, दो मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, एक फेनिल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है, एक फेनिल ग्रुप है, तो क्या होगा, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इट इज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है हमें। तो देखिए जैसे हम कॉमन नेम सिस्टम में करते थे, है ना, एनहाइड्राइड वगैरह नॉमेनक्लेचर में करते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसे इसको भी यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये मेरे पास फेनिल ग्रुप है। देखो 3 ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बिनॉल से। तो मेरे पास क्या होगा, इसका अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूं, मेथिल मेथिल और फेनिल, फेनिल बाद में आता है, पी बाद में आएगा, तो मेरे पास डाई, क्योंकि 2 मेथिल ग्रुप है, डाई हो जाए। शॉर्ट में मेथिल को एमी लिख लेते हैं, डाई मिथाइल फेनिल कार्बिनॉल। ओके, डाई मिथाइल फेनिल कार्बिनॉल, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर। तो ऐसे नॉमेनक्लेचर कुछ भी आ सकता है, आप बस ग्रुप का ध्यान रखना है आपको, बाकी सारे को सब्स्टिट्यूट मान लेना है। जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इनमें से उसको ले लो, मेन उसको ग्रुप मान लो, उसके बाद जो उससे जो अटैच्ड है ना, उन सबको आपको सब्स्टिट्यूट मानना है, प्रतिस्थापी मानना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मेरे पास क्वेश्चंस देखता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास था, देखिए ये था, और एक मेरे पास ये था। ये क्वेश्चन थे, इसके 4 ऑप्शन थे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो ए मेरे पास क्या है, इसका राइट आंसर है थर्ड, ए इज टर्सरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल है मेरे पास, और ये मैंने बताया था NH2 प्राइमरी अमीन होता है, NH सेकेंडरी हो जाएगा, और केवल N रहेगा